ठीक से कार्रवाई करेंगे तो साल के अंत तक, जैसे ही साल पूरा होगा, इन सबको बाहर आ जाना चाहिए इस केस में, सब लोगों की। बाकी लोगों की तो जमानतें अब हो ही जाएंगी, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को भी जैसे ही 1 साल पूरा होता है तुरंत बाहर आने का। उमर खालिद को बना थोड़ी है, अगर उसका ठीक से केस लड़ा जाएगा तो अब 6 महीने तो नहीं। उन्होंने यही स्टैंड रखा कि इसको एक लार्जर बेंच में गुजारिश की है चीफ जस्टिस साहब से कि इस केस को, ये क्योंकि 2 जजमेंट्स आ गई हैं जिनमें आपस में थोड़ी सी टकरार है, तो इसको एक बड़ी बेंच में भेज दिया जाए। वो जो बड़े बड़े वकील हैं जो ये कहते हैं हाँ ये आतंकवादी तो है मगर इसके भी ह्यूमन राइट्स हैं, हम लोग वो नहीं हैं। हम लोग हैं कि ये झूठा फंसाया गया है, ये एक इनोसेंट नागरिक है और ये झूठा फंसाया गया है, और अगर अपराध हुए हैं तो वो किसी और ने किए हैं। उस असली अपराधी को बचा के, उस असली आतंकवादी को बचाने का काम इस भ्रष्ट पुलिस के अधिकारियों ने किया है, तभी तो इसको झूठा फंसाया गया है। हम लोगों का रास्ता ये है। हम कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से जमानत ना मिल पाना उमर खालिद और शर्जील इमाम का मैटर को? देखिए, ये उमर खालिद एक प्रोजेक्ट की तरह बन गया है, बहुत सारे लोग इसका दोहन कर रहे हैं और उमर खालिद का नुकसान कर रहे हैं। आज उमर खालिद की बेल लगी हुई नहीं थी, आज तस्लीम की बेल लगी हुई थी, तस्लीम अहमद की। उसका वकील मैं हूँ, मैंने ही सारी बहस की है। तस्लीम अहमद ही वो व्यक्ति है जो जिनकी सबकी ज़मानतें हुई हैं ना, वो तस्लीम अहमद की वजह से ही हुई हैं, क्योंकि शुरू में 3 लोगों की ज़मानत हुई थी। वो नताशा नरवाल, देवांगना कालिता और आसिफ इकबाल तन्हा, दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने दी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो आदेश चैलेंज किया था जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने, और उनके उस बेल ऑर्डर के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया था कि इन तीनों की बेल का हवाला देके किसी और को बेल नहीं मिलेगी। हम लोग, मैं वकील था उसमें, तस्लीम का वकील मैं ही हूँ शुरू से। मैंने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करके कहा कि आपने जो ये आदेश पारित किया है इसको चेंज कीजिए। अगर बाकी लोगों हकदार थे बेल का, 3 लोग हकदार थे, तो तस्लीम और दूसरे लोग भी हकदार हैं। उनके अगर जो ये दिखा पाएगा कि हमारी भी स्थिति उन्हीं जैसी थी, तो ये आदेश मैंने ही बहस करके तस्लीम के केस में 2022 में लिया था। उसके बाद सबकी ज़मानतें उसी आदेश को दिखा के हुई कि हम भी जो नताशा नरवाल, ये देवांगना कालिता और आसिफ इकबाल तन्हा के जैसे ही हैं, इसलिए हमें भी बेल दे दो। इन सबको बेल हुई और उस तस्लीम की बेल भी अब आज लगी हुई थी, फरवरी में हमने लगाई थी। उसके बाद जो ये खालिद सैफ़ी के वकील थे उन्होंने भी हमारे बाद वो एप्लीकेशन लगा दी। तो आज मेन केस मैंने ही बहस किया था, उसमें उमर खालिद और ये शर्जील इमाम जो है उसकी बेल का कोई जिक्र ही नहीं ना, वो बेल लगी नहीं थी यार। लेकिन उमर खालिद का क्योंकि एक भोकाल बना रखा है यहाँ से लेके और अमेरिका तक, तो उसका नाम इस्तेमाल जो एक लॉबी है वो करती है। इसका बहुत सारा नुकसान उसको खुद भी हो रहा है, लेकिन फ़ायदा भी हो रहा है, नाम तो बड़ा हो ही रहा है। तो ये स्थिति है। अब जो 2 जजमेंट्स हैं वो आपस में, उनमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। जो गुलफिशा फातिमा वगैरह की बेल हुई उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि नजीब की जो जजमेंट है, जो 3 जजों की है, उसने ये कहा है कि अगर देर हो रही है ट्रायल में और गलती जो मुलजिम है उनकी नहीं है, तो भले ही इल्ज़ाम कितने भी सख्त हों उनको ज़मानत दे देनी चाहिए। अब गुलफिशा फातिमा की जजमेंट, जिसमें कई सारे लोगों की ज़मानत हुई थी, उसने ये कहा कि नजीब का मतलब ये है कि नजीब को सब मांग रहे हैं, आज भी मान रहे हैं। जो अभी 2-3 दिन पहले जजमेंट आई थी अंदराबी वाली, उसमें भी नजीब की जजमेंट को माना गया है, और गुलफिशा फातिमा की जजमेंट में भी नजीब को अच्छा कानून, बाध्य कानून माना गया है। गुलफिशा फातिमा की में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये कहा गया है कि अगर गलती मुलजिमों की तरफ से है और जो अपराध हुआ है वो करने वाले के ऊपर इल्ज़ाम जो हैं वो इतने जघन्य हैं, इतने कि वो मेन कॉन्स्पिरेटर थे या उन्हीं का सारा किया धरा था जिसकी वजह से ये आतंकवादी घटना हो गई, तो उनको छोड़ के बाकी सब जिनका कम रोल है उनको बेल दे देनी चाहिए अगर देर हो रही है तो। दूसरा, जो अभी परसों तरसों अंदराबी की जजमेंट आई है, उसमें ये कहा कि नजीब तो ये कहता है कि देर हो गई और उसमें मुलजिम की गलती नहीं है कोई, तो उसको भले ही अपराध कितना भी उसके खिलाफ जघन्य क्यों ना हो, उसको ज़मानत दे देनी चाहिए। मगर दोनों ही नजीब को मानते हैं। अब आज जो तस्लीम की बेल एप्लीकेशन है उसमें जो सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब
पेश हो रहे थे वो पिछली कई बार से डेट ले रहे थे, क्योंकि वो तस्लीम पे बहस नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि इसकी बेल हो जाएगी और उसका फ़र्क पूरे देश में सबकी बेल्स पे पड़ सकता है। तो वो बार बार डेट ले रहे थे, लेकिन आज उनको बहस करनी पड़ी। पिछली 2 डेट्स भी उन्होंने इसलिए ली कि ये जो नई जजमेंट आई है उसको मैं पढ़ नहीं पाया हूँ और मैं इस पर पढ़ के अपना कोई स्टैंड रखूँगा। तो आज उन्होंने यही स्टैंड रखा कि इसको एक लार्जर बेंच में गुजारिश की है चीफ जस्टिस साहब से कि इस केस को, ये क्योंकि 2 जजमेंट्स आ गई हैं जिनमें आपस में थोड़ी सी टकरार है, तो इसको एक बड़ी बेंच में भेज दिया जाए। लेकिन ये पूरी तरीके से डिस्क्रिशन है चीफ जस्टिस साहब की कि अगर वो ये कहें कि नहीं आपस में कोई टकराव ही नहीं है इन दोनों जजमेंट्स में, तो कोई ज़रूरत नहीं है बड़ी बेंच बनाने की, ये तो नजीब ही चलेगा, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि 3 जो है 2 से बड़ा होता है। तो गुलफिशा का भी जो बेंच है वो 2 जजेस का है और अंद्राबी का भी जो जजमेंट है वो 2 जजों का है। नजीब 3 जजों का फैसला है। तो नजीब ही आज की तारीख में कानून है और इस कानून को सभी जजमेंट ने फॉलो किया है। कोई भी जजमेंट ऐसी नहीं है जिसने नजीब को नकार दिया हो, ऐसी कोई जजमेंट अभी तक नहीं। तो उमर खालिद वाले केस में क्या बड़ी बेंच गठित होगी? देखिए, जो गुलफिशा फातिमा की बात है ना, उमर खालिद का मुद्दा ही नहीं है ना, यही मैं बोल रहा हूँ। उमर खालिद का नुकसान होता है उमर खालिद का मुद्दा बनाने से, मुद्दा ही नहीं है ना। उमर खालिद को तो गुलफिशा फातिमा की जजमेंट ने ही रिलीफ दे रखा है ना कि आप फिर भी बेल लगा सकते हो, आपका रोल सबसे ज़्यादा अदालत ने बताया है, लेकिन आप 1 साल बाद बेल लगा के बेल ले सकते हो। यही तो है आदेश, ये थोड़ी है कि आपको बेल कभी नहीं मिलेगी। मगर अब हैं बड़े बड़े वकील हैं, मैं तो बड़े बड़े वकीलों को बोलता ही रहता हूँ बार बार, मगर वो तो अपना फ़ायदा देखेंगे ना, हमारा नाम इसमें कैसे होगा, ये होगा। उमर खालिद को बना थोड़ी है, अगर उसका ठीक से केस लड़ा जाएगा तो अब 6 महीने तो नहीं, अभी नहीं हुआ है, मतलब 1 साल बाद आएंगे। हाँ, वो तुरंत अभी भी बेल लगा सकता है, वो लगाई है 3 दिन की, बाहर नहीं गया अभी वो, आज ही वो 3 दिन की बेल हुई है उनकी। बेल ठीक से लगाई जाएगी तो लगाई जा सकती है ना। कितने महीने बचे हैं अब, लेकिन बात तो भौकाल बनाने का है। हेडलाइन जो बनी है इसमें ये हेडलाइन बनाने उमर खालिद और शर्जील, अब बताओ, उमर खालिद और शर्जील इमाम का कोई लेना देना ही नहीं है आज से, बल्कि उनको फ़ायदा होने वाला है, लेकिन वो एक उसका भौकाल बनाना है, उसको इशू बनाना है, वो मुद्दा है ना। अब बहुत सारे लोगों का ये धंधा है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट आई कि अपने ही फैसले की आलोचना हुई कि वो जेल और बेल को लेकर के कि बेल जो है मिलना चाहिए, जेल तो एक्सेप्शन है, तो इस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ ना कि दोनों जजेस जो 2 बेंच हैं उसमें सिर्फ इतना सही तो फ़र्क है। वो कह रहे हैं किसी भी हालत में बेल देनी चाहिए, संविधान की किस जो अनुच्छेद है वो सर्वोपरि है, और इसमें दोनों जजेस की बात में, दोनों बेंचेस की बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है। लेकिन सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है उसके बारे में बात नहीं हो रही, क्योंकि बात सिर्फ उमर खालिद की करनी है। सबसे बड़ा कल्प्रिट इसमें हमारी पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी हैं, हमारे जो प्रोसिक्यूशन के भ्रष्ट लोग हैं, जो कानून को कानून के हिसाब से नहीं चलाते, अपनी मर्जी से कानून का दुरुपयोग करते हैं। अब अगर ये कहा जाए, जैसे देखिए ये वाला केस ही जो है FIR 59 जो उमर खालिद के नाम से ही जाना जाता है, उसमें क्या है? उसमें यह है कि स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ने 40,000 पेज की पहली चार्जशीट फाइल की, 700 गवाह रखे। अब इससे क्या नज़र आएगा? उसके बाद 10,000 पेज की और भी चार्जशीट आ गई। 50,000 पेज की अगर कोई चार्जशीट है तो उसका ट्रायल कितने साल में ख़त्म होगा? होगा 50 साल में ख़त्म। किसकी गलती है? अब वो कहेंगे कि नहीं, हमें इतने सारे सबूत लाने ही थे क्योंकि हम तो बड़े मेहनती हैं। मेहनती तो वो क्या ही हैं, ये तो पूरी दुनिया ही जानती है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लो। वो झूठा फंसाने में ही एक्सपर्ट हैं। असली जो आतंकवादी हैं उनको छोड़ने में, और जो बेगुनाह हैं उनको पकड़ने में एक्सपर्ट हैं। हमारी जो NIA भी है वो भी, और स्पेशल सेल और जितने भी ये ATS बने हुए हैं पूरे देश में, ये एक्सपर्ट है इस काम में। हम इस बात को सबसे ज़्यादा देश में मैं साबित कर चुका हूँ एक के बाद एक केसेस में। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी गुलफिशा फातिमा वाले केस में, तो क्या बोला कि अच्छा ऐसी बात है तो हम एक काम करते हैं, 700 में से 500 विटनेस जो है हम वो ड्रॉप कर देंगे। घर की खेती है ना। इसका मतलब क्या हुआ? 500 ऐसे विटनेस लाए थे जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, सिर्फ ट्रायल को लंबा करने के लिए लाए थे। ये है बेईमानी। अब ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट से ये बहस करके आदेश लिया जाता कि पहले तो इनको पकड़ो, देर इनकी वजह से हो रही है ना, और किसी की वजह से देर नहीं हो रही है,
40,000 50,000 पेज लगाने वालों की वजह से, और बाद में ये कहने के वालों की वजह से कि हम 700 में से 500 गवाह कोर्ट में लाना ही नहीं चाहते, बेकार है वो, हमारा काम 200 से चल जाएगा। तो ये है बुनियाद। इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का तो धंधा है ना। ये उमर खालिद जेल में तो लोगों की दुकान चल रही है, उमर खालिद बेल हो जाएगी तो दुकान बंद हो जाएगी। ये है चक्कर। उसके चक्कर में पूरे देश का कानून खराब होता है। असली मुद्दे पे जाते नहीं ये लोग। किसने कोशिश की है कि ये चार्जशीट जिसने ऐसी बनाई है उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR कराए? किया उमर खालिद के वकीलों ने ये काम, या उमर खालिद ने ये काम किया है? वो नहीं करेंगे। ये काम सारा हमारे जिम्मे छोड़ रखा है, इसीलिए हमें सब जगह से बुराई मिलती है। लेकिन हम सच बोलेंगे, सच बोलते रहेंगे। अब आप बताओ किसकी गलती है और क्या हो रहा है। अब करते रहो ह्यूमन राइट्स की बात, केस ठीक से लड़ो नहीं, ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स। इसमें भी 6 महीने की अंतरिम जमानत मिली है, तो क्या मतलब कि इसके बाद क्या लगता है केस की क्या स्थिति होगी? देखिए, केस की स्थिति तो यही है ना। हमने तो ये बेल में आज भी बहस ये की है कि सबसे पहले सबको बेल दिलाने वाला ऑर्डर मेरा, सबसे कम रोल मिला मेरा। आप चाहे इस जो ये अंद्राबी की जजमेंट है उसके बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। मैं तो गुलफिशा फातिमा में जो आपने कानून ले किया है उसके हिसाब से भी मेरी बेल बनती है। मैं तो इतनी सी बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए 6 महीने की अंतरिम बेल मिली है, वो भी क्योंकि सरकार जो है ना सबसे ज़्यादा तस्लीम से डर रही है। इसी ने बाकी सबकी बेल कराई वो ऑर्डर करा के, और इसी ने अब फिर ये जो 5 जजों की उसमें जा रहा है, ये तस्लीम की कानूनी कार्रवाई से ही सरकार जो है बैकफुट पे जा रही है। और अब क्या हो गया है मुद्दा कि पूरे देश में ये जो आज का ऑर्डर है इससे सभी लोगों को फ़ायदा होने जा रहा है, सबकी बेलें होंगी। ये सरकार के लिए बहुत बड़ा परेशानी, सरकार नहीं मैं बोलूँगा जो भ्रष्ट अधिकारी हैं सरकार में, जो लोगों को झूठा फंसाते हैं, बेगुनाहों को फंसाते हैं, उनके लिए बड़ी परेशानी का आदेश आज हुआ है, ये जो तस्लीम की बेल में। तो अगर देखा जाए तो ये जो बड़ी बेंच गठित करने की बात जो कही है, अगर होती है तो इसका फायदा मिलेगा या पूरे देश में सबको मिलेगा, आप लोग देखेंगे। बड़ी बेंच गठित होगी उसके बाद कोई अगर गठित हुई, यूएपीए से रिलेटेड अगर गठित हुई तो ज़्यादा फायदा होगा। अगर नहीं भी हुई तब भी नजीब जो है वो सुप्रीमेसी रहेगी उसकी, तब भी फायदा होगा। लेकिन बड़ा फायदा तब होगा अगर बड़ी बेंच माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गठित कर देते हैं, तो तब, क्योंकि इसमें अब लीड बहस मैं करूँगा, तस्लीम के नाम से ही गई है, तो इसमें बड़ा फायदा होगा पूरे देश के सभी लोगों को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जिस तरीके से इतना डिले हुआ, जमानत देने में डिले हो रही है और टिप्पणियां सिर्फ होती हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर कि मतलब कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजों का अलग अलग मतलब रवैया, अलग अलग तरीके से जमानत देने का के बारे में विचार? इसका तो मैं क्या कर सकता हूँ इस बारे में। हमारे तो देश के अदालतों के गलियारों में जो वकील आपस में बोलते हैं वो जस्टिस बाय चांस ही बोलते हैं ना, कि ये बेंच तो ये कुछ और फैसला होगा, वो बेंच तो कुछ और फैसला होगा। ये एक बड़ी समस्या है देश की जिसको सुलझाना पड़ेगा, और वो जब ही सुलझेगी जब अच्छे ईमानदार अम्बेडकरवादी लोग हर जगह ताकत में आएंगे। ये तो मुंह दिखाने के लिए सारे काम होते हैं ना कि जज बेंच। इसमें वकील का ज़्यादा रोल है या फिर जज का भी रोल है, जज जो जमानत नहीं दे रहे हैं? देखिए, बार को बेंच की मदर कहा जाता है, तो पहले कोई वकील बनता है उसके बाद जज बनता है, और जो वकीलों की जो संगठन है उनकी जिम्मेदारी है कि जुडिशरी को भी वो सही रास्ता दे। हम ही लोग जजेस की हिफाजत, जजेस की इज्जत कराने के लिए जिम्मेदार हैं। कौन? वकील। और हम ही लोगों की ये जिम्मेदारी है कि जजेस जो है भटके नहीं, क्योंकि बार को बेंच की मदर कहा जाता है, हम लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, जिसकी ताकत ज़्यादा है, जिसकी संख्या ज़्यादा है, जिसको माँ कहा जाता है जजों की भी, बार यानी कि वकील कम्युनिटी, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। वो जिम्मेदारी निभाने में कहीं ना कहीं वकीलों ने कुछ ना कुछ नेग्लिजेंस की है। उसी की वजह से जजेस भी आज इज्जत भी खो रहे हैं और बदनामी भी हो रही है, और जुडिशल सिस्टम भी हमारा कमज़ोर हो रहा है। तो वकीलों की जिम्मेदारी है देश के जुडिशल सिस्टम को, न्यायिक व्यवस्था को बचाने की, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। सबसे बड़ी अंतिम सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट की अभी मतलब गर्मियों की छुट्टी होने जा रही है, तो इसके बाद क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? अभी इन लोगों को जेल में कितने दिन रहना पड़ेगा, क्या लगता है? अब ये तो उनके वकीलों से पूछिए जाके, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। अगर ठीक से कार्रवाई करेंगे तो
साल के अंत तक, जैसे ही साल पूरा होगा, इन सबको बाहर आ जाना चाहिए इस केस में, सब लोगों की। बाकी लोगों की तो ज़मानतें अब हो ही जाएंगी, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को भी जैसे ही 1 साल पूरा होता है तुरंत बाहर आने इस का। कानून में भी कुछ संशोधन करने की जरूरत आपको लग रही है? तो आप एक कानूनों में संशोधन करने का मैं बहुत ज़्यादा समर्थक हूँ नहीं। हमारे देश में जितने कानून हैं वही बहुत ज़्यादा हैं। यूएपीए के बारे में कह रहे हैं। यूएपीए, मेरा ये ओपिनियन है, आप जो बाकी सब लोग बोलते हैं कि नहीं ये कानून ख़राब है, मैं इस कानून को ख़राब नहीं मानता हूँ। इस कानून की ज़रूरत है, सख्त कानूनों की, पीएमएलए की भी, एनडीपीएस जो नारकोटिक्स के जो मादक पदार्थों के कानून भी सख्त होने चाहिए, टैक्स के कानून भी सख्त होने चाहिए, बिल्कुल सख्त होने चाहिए। हम जैसे लोग जो अम्बेडकरवादी हैं वो खिलाफ हैं इन कानूनों के दुरुपयोग के खिलाफ। जो ये हमारे बड़े बड़े विद्वान लोग हैं वो इन कानूनों के खिलाफ हैं, हम इन कानूनों के खिलाफ बिल्कुल नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि इन कानूनों में सिर्फ इतनी सी चेंज या अमेंडमेंट होनी चाहिए, अगर कोई किसी को झूठा फंसाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई, उसको उतनी या उससे भी ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए जिस केस में उस झूठा फंसाया, जितनी सज़ा वो जो झूठा मुकदमा लगाया है उसमें है। ये हम लोगों की तरफ से, अम्बेडकरवादियों की तरफ से सुझाव है। लेकिन अभी तो अम्बेडकरवादी थोड़ा अभी इन सब चीज़ों में पीछे ही हैं, तो अभी तो चल रही है जिनकी चल रही है। वो जो बड़े बड़े वकील हैं जो ये कहते हैं हाँ ये आतंकवादी तो है मगर इसके भी ह्यूमन राइट्स हैं, हम लोग वो नहीं हैं। हम लोग हैं कि ये झूठा फंसाया गया है, ये एक इनोसेंट नागरिक है और ये झूठा फंसाया गया है, और अगर अपराध हुए हैं तो वो किसी और ने किए हैं। उस असली अपराधी को बचा के, उस असली आतंकवादी को बचाने का काम इस भ्रष्ट पुलिस के अधिकारियों ने किया है, तभी तो इसको झूठा फंसाया गया है। हम लोगों का रास्ता ये है, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम बिल्कुल सच्चे, सीधे और एकदम प्योर जो न्याय होता है ना, बिल्कुल सुरक्षित और एकदम सटीक न्याय के ऊपर चलने वाले हैं। ये नैरेटिव्स में हम लोग नहीं जाते कि अगर कोई आतंकवादी भी है तब भी उसको छोड़ देना चाहिए, वो हम नहीं। हम कुछ और हैं, जिनको झूठा फंसाया गया है उनको तुरंत छोड़ना चाहिए। आतंकवादियों के खिलाफ और भी सख्त कानून बने तो उसमें हम मदद करने को खिलाफ तैयार, बहुत तो उसमें हम मदद करने को खिलाफ तैयार। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।